हम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, लोग निकले ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। हाजतें ज़ीस्त को घेरे में लिए रखती हैं, खस्ता दीवार से चिमटे हुए जालों की तरह। जख्म पहने हुए मासूम भिखारी बच्चे सफेद दहर पे बिखरे हैं सवालों की तरह। कभी आपने रोड पे चलते हुए शिकारी बच्चों को देखा हो? कभी ख्याल आया हो कि ये क्यों भीख मांग रहे हैं, ये स्कूल में क्यों नहीं है? या इस तरह की कोई बात इन भिखारी बच्चों के बारे में आपके जहन में आई हो? जरा अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखें। या कभी आपने बचपन में कार्टून देखते हुए सोचा हो, टॉम एंड जेरी के कार्टून तो हम में से अक्सर लोगों ने देखे होंगे, कि आखिर बिल्ली चूहे के पीछे क्यों भागती है, क्या रीजन है? कभी सोचा हो? या कभी रोड पे चलते हुए गंदगी का ढेर या गंदगी की चीजें पड़ी हुई देख के सोचा हो कि इन्हें कैसे रिमूव किया जा सकता है, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे साफ किया जा सकता है? या कभी सोचा हो कि ये तमाम गंदगी के ढेर कहां से आ रहे हैं? लोगों के बिहेवियर में क्या इशू है कि वो रोड पे इस तरह गंदगी फैलाते फिर रहे हैं? अगर आपने कभी इस तरह के सवालात खुद से पूछे हैं तो आप समझें कि आपने कोई रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट किया है, आपने किसी इशू पे बात की है, और रिसर्च का मेन मकसद भी किसी इशू के हल के लिए कोशिश करना है। पहले हम कुछ फॉर्मल सी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। रिसर्च इज अ प्रोसेस टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। जैसा कि हमने बिल्ली और चूहे की मिसाल ली, जैसा कि हमने रोड पे पड़ी गंदगी की मिसाल ली, कि वो एक इशू है, आपके जहन में एक सवाल पैदा हुआ और आपने उस सवाल का जवाब ढूंढने की अगर कभी कोशिश की है तो आप यकीन जानिए कि आपने भी रिसर्च की हुई है। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। रिसर्च टॉपिक इज द सब्जेक्ट अ पर्सन वांट टू लर्न अबाउट। जैसा कि आप यहाँ क्लास में अगर बैठे हैं तो कोई सा टॉपिक अगर आप सीखना चाहते हैं और उसको सीखने के लिए आपने रोड लर्निंग नहीं की बल्कि आपने मुख्तलिफ रिसोर्सेज को विजिट किया है, उनको कंपैरेटिवली देखने की कोशिश की है, तो आपने फिर भी रिसर्च की है। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं। अ रिसर्च टॉपिक इज अ सब्जेक्ट और इशू दैट अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च। ये बेसिकली एक फॉर्मल सी डेफिनेशन है रिसर्च टॉपिक की, कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है या कोई भी इशू हो सकता है, उसे आप रिसर्च टॉपिक कहेंगे, जो कि रिसर्चर के इंटरेस्ट का जरिया है, जिसमें रिसर्चर इंटरेस्टेड है, जिसके लिए रिसर्चर एफर्ट कर रहा है, जिस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो उसका रिसर्च टॉपिक है। हम एक और मिसाल लेते हैं। ऐनक वाला जिन ड्रामा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अब इसको मद्देनजर रखते हुए हम वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च टॉपिक इंसान के जहन में आता किस तरह है। इसका जो टाइटल है ऐनक वाला जिन, ये राइटर के दिमाग में कैसे आया है उसके बारे में एक कहानी मशहूर है कि राइटर के घर के सामने रोड टूटी हुई थी। अब वहां पे सीवरेज का पानी भी अक्सर बाहर ही पड़ा रहता था। राइटर को अपनी उस गली में से गुजरने में बड़ी दिक्कत रहती थी और वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा कि इंसानों के बस की तो ये बात नहीं है, शायद कोई जिन ही इसको ठीक कर सकता है। और ये अभी इस बात पे वो सोच ही रहा था कि उसने अपना चश्मा उतार के रखा। अब उन्हीं दिनों में वो काम कर रहा था कोई एक बहुत ही इंटरेस्टेड ड्रामा सीरियल लिखने के ऊपर। जैसे ही राइटर ने अपना चश्मा टेबल पे रखा तो उसके दिमाग में फौरन
टॉपिक आ गया ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन। अब ये बच्चों और बड़ों में काफी मशहूर ड्रामा रहा, लेकिन ये इस ड्रामे के ऊपर बहस करना मकसद नहीं था। सिर्फ आपको ये बताना मकसद था कि इंसान के जहन में रिसर्च टॉपिक कैसे आ सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही कोई टेक्निकल किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें, बल्कि रिसर्च टॉपिक भी कोई सा भी रूटीन लाइफ का इशू हो सकता है कि जिस पे आप बात करना चाहते हैं। इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखते हैं कुछ रिसर्च आर्टिकल्स को सामने रख के। अब फर्ज करें आप क्लास में बैठे हैं, तो टीचर का बिहेवियर भी आपको मुतासिर कर रहा होता है और उसी बिहेवियर की बिना पे आपका इंटरेस्ट लेवल कम या ज्यादा हो रहा होता है और वही चीज स्टूडेंट की अचीवमेंट पे भी असर डाल रही होती है। ये हम डे टू डे लाइफ में भी इस चीज को देख रहे होते हैं। रोजाना टीचर को मिलते हैं, रोजाना टीचर के बिहेवियर को महसूस करते हैं, तो क्यों ना इसी पे एक आधा टॉपिक हो जाए। तो इसके लिए हम एक रिसर्च आर्टिकल देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स बिहेवियर ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कितनी जो है ना वो समझें कि आसान सी और रूटीन लाइफ की बात है कि रोजाना हम टीचर को मिलते हैं लेकिन कभी उसके बिहेवियर पे बात नहीं करते, लेकिन आर्टिकल में आप देखेंगे उस बिहेवियर पे बात की गई है। सेम आपने डेली रूटीन लाइफ में देखा होगा कि स्टूडेंट्स में इकोनॉमिक स्टेटस का भी डिफरेंस मौजूद है। कुछ स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, कुछ के पेरेंट्स की अर्निंग ज्यादा है, कुछ की कम है, कुछ को फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हैं, कुछ को कम मिलती हैं। उन फैसिलिटीज में आप जैसे फर्ज करें आप नेचुरल साइंसेज में पढ़ रहे हैं, आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का तमाम इक्विपमेंट घर पे मौजूद है, आप जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट है उसके पास सिर्फ यूनिवर्सिटी ही मौजूद है कि वो यूनिवर्सिटी की लैब में लिमिटेड टाइम ही इस्तेमाल कर सकता है उस इक्विपमेंट को। इन दोनों की अचीवमेंट में भी फर्क होगा। तो इस पे राइटर ने लिखा है इम्पैक्ट ऑफ फैसिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। कितनी आसान सी रूटीन की बात है। मतलब जो बताने का मकसद है कि आप अपनी रूटीन लाइफ में से कोई ना कोई इशू लेके उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। तीसरा आर्टिकल हम देखते हैं, पॉकेट मनी एंड चाइल्ड एफर्ट एट स्कूल। पॉकेट मनी तो हम सबको मिलती रही है बचपन में, लेकिन उसका हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट भी था कि नहीं था, कभी हमने सोचा नहीं उस पर। लेकिन ये देखें कि रूटीन लाइफ की एक बात है, पॉकेट मनी सभी को मिलती है, चाइल्ड लाइफ भी सभी ने गुजारी है, और उस पॉकेट मनी का क्या कोई इफेक्ट था नहीं था, उस पर राइटर ने रिसर्च की हुई है। अब बात यह है कि रूटीन के तो इश्यूज लेने हैं हमने, लेकिन क्या कोई कंसिडरेशंस भी हैं, क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम मद्देनजर रखेंगे। तो उसके लिए ये है चंद कंसिडरेशंस हम डिस्कस करते हैं। नैरो डाउन द रिसर्च टॉपिक। जब आप अपना आर्टिकल के लिए टॉपिक सिलेक्ट करें या अपने थीसिस के लिए टॉपिक सिलेक्ट करें तो वो इतना तवील भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास उतना टाइम ही ना हो। आपने ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो लिमिटेड टाइम में मुकम्मल किया जा सके। क्यूरोसिटी ऑफ द रिसर्चर। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सुपरवाइजर की रजामंदी में कोई टॉपिक ले लेते हैं जबकि उनका अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। तो उस सूरत में अक्सर स्टूडेंट्स से वो टॉपिक मुकम्मल नहीं हो पाता। आपको अपनी क्यूरोसिटी भी देखनी है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको थकने नहीं देगा। एक आपने ऐसा टॉपिक ले लिया है जो पहले ही आपको नापसंदीदा है या जिसके बारे में आपको नो हाउ ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली टॉपिक के ऊपर जैसे जैसे आप काम करेंगे आप बोर होते जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। इसलिए आपने अपनी पर्सनल क्यूरोसिटी को भी सामने रखना है, पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। अब फर्ज करें मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं प्रोफेशनली अकाउंट्स के शोबे के साथ काफी मुद्दत से काम कर रहा हूं, लेकिन अब मैं एमफिल एजुकेशन में जाता हूं। मैं क्या करता हूं कि मैं कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ले लेता हूं। मेरा स्कूल का स्कोप ही नहीं है, मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा।
अगर मैं एजुकेशन में भी एमफिल या पीएचडी कर रहा हूं तो मुझे फोकस ये करना चाहिए कि मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन जो है, उनके रिसोर्सेज कैसे मैनेज होते हैं, मैं इस तरह का कोई टॉपिक लूं जो मेरे प्रोफेशन और मेरे इंटरेस्ट से मुतालिक हो। नेक्स्ट है मैनेजेबल टॉपिक, कि टाइम और मॉनिटरी कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनको भी अपने मद्देनजर रखना है। सिग्निफिकेंट टॉपिक, एक आम सी बात कही जाती है कि टॉपिक इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी वक़्त ही खो दे। इवन कि अगर आप एस्से भी लिख रहे हैं, टॉपिक हम रिसर्च से थोड़ा हट के बात करते हैं, आप एस्से लिख रहे हैं तो वो आपका एस्से इतना सिंपल भी ना हो कि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट ही उसमें खत्म हो जाए, वो कहे ये तो रूटीन की, ये तो फालतू सी सादा बात है, उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए आपके एस्से की। इतना उसे सिंपल भी मत रखें और इतना कॉम्प्लेक्सिव भी मत बनाएं कि जो रीडर है या जो लिसनर है उसका, वो उससे बोर हो जाए, उसे कुछ समझ ही ना आए। तो सेम यहाँ पे सिग्निफिकेंट टॉपिक का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसकी सिग्निफिकेंस हो, जिसके कोई रिजल्ट्स हो, जो कोई मार्केट में किसी के काम आ सके, कोई रिसर्चर उसे इस्तेमाल कर सके या कोई पॉलिसी मेकर उसे इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट है अवॉइड ओवर एक्सहॉस्टेड टॉपिक। नॉर्मली जब टॉपिक सिलेक्शन की बात आती है तो एक स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि जो ऑलरेडी कहीं पे रिसर्च हो चुकी है, उसका इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप्ड है, उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी सब कुछ टेस्टेड है, इसलिए स्टूडेंट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो जस्ट कंटेक्स्ट चेंज करते हैं। जैसे कि अमेरिका में अगर कोई रिसर्च हुई है तो उसी रिसर्च को उठा लेते हैं और उसे पाकिस्तान में वैलिडेट करके चेक कर लेते हैं। अगरचे इससे भी काम तो आपका चल जाएगा, लेकिन ये है कि नॉलेज कंट्रीब्यूशन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। अगरचे एक रिसर्च गैप, कंटेक्स्ट में गैप भी है कि मतलब एक चीज अमेरिका में हुई है, कभी पाकिस्तान में हुई ही नहीं, तो ये भी एक रिसर्च गैप है। उसे फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हैं कि उसे पाकिस्तान में अप्लाई करके देख लेते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि एक टॉपिक जिस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, आप उसी को बार बार चेक किए जा रहे हैं। यहाँ ओवर एक्सहॉस्टेड टॉपिक का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा टॉपिक सिलेक्ट ना करें जो कि बहुत से लोग जिस पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, क्योंकि रिसर्च का मेन मकसद है नॉलेज कंट्रीब्यूशन। तो जो रेपिटेशन है एक चीज की, वो फिर नॉलेज कंट्रीब्यूशन तो ना हुई। अब आप जब लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो उसमें भी आप ये चीज चेक कर रहे होते हैं कि ऑलरेडी रिसर्चर्स ने कहाँ तक काम कर लिया है, मुझे उससे आगे काम करना है, मुझे उसी की रेपिटेशन नहीं करनी। नेक्स्ट है चैलेंजिंग टॉपिक। जब आप लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो एक तो आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आपकी नॉलेज डेवलपमेंट होती है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। अब मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मुझे एमफिल के थीसिस के दौरान सुपरवाइजर साहब ने एक बात की कि आपने एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करके ले आना है इस डाटा का, सो एंड सो डाटा का। अब उस वक्त तक मुझे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का पता ही नहीं था, बेसिक्स का ही पता नहीं था। अब मेरे लिए ये चैलेंजिंग बात थी। एक तो ये था कि मैं सीधा इनकार कर देता कि जी मुझे इसका पता ही नहीं है, लेकिन मैंने उसे बतौर चैलेंज एक्सेप्ट किया। उसे एसपीएसएस में एनालिसिस जैसा तैसा मैं करके ले गया, कुछ थोड़ा सा टीचर ने गाइड किया, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी लर्निंग का जरिया बना। मुझे एसपीएसएस चलाना आ गया, मुझे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का पता लग गया, मेरी स्टैटिस्टिकल स्किल्स इंप्रूव हुई। तो इस वजह से ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जो आपके लिए चैलेंजिंग हो, जो आपकी अपनी इंप्रूवमेंट का भी जरिया बने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज। जैसा कि ऊपर बात हो चुकी है मैनेजेबल टॉपिक की, कि आपने अपना टाइम और मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स भी देखनी है। सेम यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज का मतलब ये है
कि आपने ऐसा टॉपिक लेना है जिसके रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हो। रिसोर्सेज सिर्फ मॉनिटरी या टाइम के नहीं है, रिसोर्सेज का यहाँ पे मतलब ये भी है कि आपको एक्सेस भी हो उन रिसोर्सेज तक जहां से आपने डाटा लेना है। अब जैसा कि मैंने ऊपर बात की अकाउंट से रेलेवेंट प्रोफेशन की, फर्ज करें आप अकाउंट से रेलेवेंट प्रोफेशन के साथ लिंक हैं, आप सिलेक्ट कर लेते हैं टॉपिक प्राइमरी स्कूल लेवल चिल्ड्रंस के ऊपर। अब आपका एक्सेस ही नहीं है स्कूलों तक, आपके इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप उन तक पहुंच पाए, तो आप कैसे उस टॉपिक को मुकम्मल कर पाएंगे। इसलिए अपने रिसोर्सेज, टाइम, मॉनिटरी रिसोर्सेज या आपका जो एक्सेस है आपकी पॉपुलेशन तक, आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन या सैंपल तक, उसको भी आपने मद्देनजर रखना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। ऐसा टॉपिक मत लेंगे जिसकी प्रैक्टिकली कोई इम्प्लीकेशन ही नहीं है। वो जैसे एक इंग्लिश में एक नॉवल है, अब मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, लेकिन उसमें उसने ये जो फिरका वारियत का कंसेप्ट ईसाइयों में भी है, उस पे उसने बड़ी चोट लगाई है कि एक कौम जो है वो ये सोचती फिर रही है कि अंडे को उसके समझे बारीक सिरे से तोड़ना चाहिए, या दूसरी कौम सोचती फिर रही है कि अंडे को मोटे सिरे से तोड़ना चाहिए। अब ये क्या है, आपको तो अंडा पका के खाना है ना, अब आप वो किसी सिरे से भी तोड़ें रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। तो मतलब इस बात पे आप फोकस करते बैठ रहे हैं तो इसका क्या फायदा, माशरे को कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करें जो प्रैक्टिकली कुछ फायदा दे। फायदा एक कंटेक्स्ट में नॉलेज कंट्रीब्यूशन भी है। ये हमारी आज की कंसिडरेशन थी और टॉपिक को सिलेक्ट कैसे करना है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नेक्स्ट वीडियोस आपको इन टाइम रिसीव होती रहें। थैंक यू वेरी मच।